स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो आज की वीडियो में हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10th का, दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जो था ठीक है इवेंट वाइज हर टॉपिक को पूरी डिटेल फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं हम कि कैसे स्टार्टिंग हुई, कैसे हमारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ एंड उसको किस तरीके से कौन कौन सी स्टेजेस में देखा गया एंड डिफरेंट पीपल पार्टिसिपेटेड इन दैट मूवमेंट, वाई, उसके पीछे रीज़न क्या थे। अभी उसके बाद जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो स्टार्ट होने जा रहा था, उसके पीछे कौन से ऐसे रीजंस थे जैसे कि सॉल्ट मार्च हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम वो सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसको एक बार से व्यू कर लेना, तो ताकि जो आपको जो ये वाला टॉपिक है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब स्टार्ट हो चुका था तो उसमें ठीक है गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ एक पैक्ट जो था वो साइन किया था, दैट वाज नोन एज गांधी इरविन पैक्ट। तो तब तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या कर लिया गया था, कॉल्ड ऑफ कर लिया गया था। बट जब गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया तो जिस रीज़न से उन्होंने किया था वो रीज़न फुलफिल नहीं हुआ। सो गांधी जी वॉज डिसअपॉइंटेड। देन अगेन उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इट वॉज रीलॉन्च्ड अगेन। तो जब इसको रीलॉन्च किया गया एट द टाइम हम कहते हैं कि जो डिफरेंट पर्सन्स थे, डिफरेंट कैटेगरीज थी, जैसे कि हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में देखा था कि जो पेजेंट्स थे उन्हें कैसे लिया, ट्राइबल पीपल ने कैसे लिया उनको, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी यही रीड करेंगे कि इन टाउन्स में और सिटीज़ में ये पार्टिसिपेटेड लोगों ने किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया और उनके क्या नोशंस थे इस मूवमेंट को पार्टिसिपेट करने, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हाउ पार्टिसिपेंट्स सो दिस मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इट्स मीन्स मेरी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ओके। तो हम बस इतना याद रखना है आपको कि एक तो टाउन्स में था और दूसरा कहाँ पे था, हमारे रूरल एरियाज में। टाउन्स मीन्स क्या आ जाता है, हमारे सिटीज़ आ जाते हैं, और जो रूरल एरियाज होते हैं जो हमारे विलेजेस होते हैं। अभी रूरल एरियाज़ में आपको पता है कि कौन कौन होगा, या तो फार्मर्स होंगे या फिर लैंड लॉर्ड्स होंगे, जो रिच ऑनर्स होते हैं, ठीक है, रिच फार्मर्स होते हैं जिसके पास बहुत सारी लैंड होती है। तो हम जो हमारे विलेजेस साइड था, ठीक है, उसमें हम देखेंगे इन दोनों कैटेगरीज को कि इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्यों पार्टिसिपेट किया। और हमारे टाउन्स में मोस्टली इंडस्ट्रीज़ होती हैं, सिटीज़ में इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑनर थे और साथ में जो इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को किस नोशन के साथ पार्टिसिपेशन इसमें किया। और लास्ट हमारा जाता है इसमें वीमेन। आपको पता होगा कि जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें वीमेन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फर्स्ट टाइम जो वीमेन थी उन्होंने किस में पार्टिसिपेट किया, मीन्स कौन सा ऐसा मूवमेंट था या कौन सा ऐसा लॉ था या एक्ट था जिसमें फर्स्ट टाइम जो वीमेन थी वो अपने घर से निकली थी किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपको याद होगा तो वो मूवमेंट था सॉल्ट लॉ। जो दांडी मार्च था उसमें कुछ ऐसी हम कह सकते हैं वीमेन भी थी जो कि गांधी जी के साथ गई थी, उन्होंने सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया था। तो स्टूडेंट्स आइए हम रीड करते हैं, हम सबके नोशंस देखते हैं कि कहाँ से उन्होंने क्यों इस चीज़ को पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्री साइड में। कंट्री साइड में आ जाता है आपका रिच फार्मर्स, ओके, एंड यू कैन से लैंड लॉर्ड्स, ठीक है। तो जो रिच पेजेंट्स थे जिनके पास ज़मीन थी, लैंड थी, उन्होंने जो सीडीएम था हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, वाई दे हैड पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, ठीक है। व्हाट वाज देयर नोशन, उनका नोशन क्या था, उनके पीछे क्या उनकी एस्पिरेशंस थी इस मूवमेंट को लेकर। तो इनकी जो मूवमेंट थी, डिमांड ऑफ रेवेन्यू दैट वाज हाई। अब रेवेन्यू की डिमांड कौन करता था हमसे, आपको याद होगा। तो ये भी चीज़ हमने डिस्कस की थी इस चैप्टर में कि जो हमारे लैंडलॉर्ड्स थे वो एक फिक्स अमाउंट देते थे। किसको फिक्स अमाउंट देते थे, ब्रिटिशर्स को, कॉलोनियल गवर्नमेंट को। और फार्मर से वो अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, जितना मर्जी वो जो रेंट था या फिर जो टैक्सेस की अमाउंट थी तो वो अपनी मर्ज़ी से एक कलेक्ट करते थे, बट उनको एक फिक्स्ड अमाउंट किसको देनी पड़ती थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट को। अभी हमने पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि उस टाइम में जो ग्रेट डिप्रेशन आया जिसके कारण जो इकोनॉमी थी हमारी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, डाउन हो गई थी। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्राइस थी वो क्या हो गई थी, डिक्रीज़ होनी शुरू हो गई थी। इट्स मीन्स अगर एग्रीकल्चर प्राइस जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस कम हो जाएगी तो उनकी इनकम भी कम हो जाएगी। अगर इनकम कम होगी तो उनको जो रेवेन्यू
देनी पड़ती थी कॉलोनियल गवर्नमेंट को, वो भी क्या होगी, उनको देनी मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने इसी रीज़न के कारण, ठीक है, वो क्या चाहते थे कि जो रेवेन्यू डिमांड की जाती है उनसे ब्रिटिशर्स के द्वारा, या तो वो कम कर दी जाए या फिर उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो इसको हमने क्लोजर फॉर्म में लिख दिया है कि डिमांड जो थी रेवेन्यू की, दैट वाज हाई, प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स क्या हो गई थी, डिक्लाइन हो गई थी, एंड डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो दैट्स वाई जो हमारे रिच फार्मर्स थे या लैंडलॉर्ड्स थे, दे वर डिससेटिस्फाइड, ठीक है, कि उनके साथ वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन हो गई थी। उनको ये था कि ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री से किसी भी तरीके से निकल जाए। एंड उन्होंने क्या किया फिर, फोर्स टू अचीव स्वराज। अभी स्वराज का मतलब आपको पता ही है, स्वराज, स्वराज मतलब अपना राज, सेल्फ, ठीक है, सेल्फ रूल जिसको हम क्या गेट करना चाहते थे, वो स्वराज मीन्स अपना खुद का रूल करने के लिए, ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के लिए जो हमारे लैंडलॉर्ड्स थे या फिर हम जमींदार कह सकते हैं, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। नाउ जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द पुअर पीजेंट, कि पुअर पीजेंट ने किस नोशन को लेकर पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। जो सबसे पहला उनका रीज़न था कि जो रेवेन्यू थी, डिमांड फॉर रेवेन्यू दैट वाज वेरी हाई, ठीक है। अब उनको जो रेंट देना पड़ता था वो भी क्या था, बहुत ज़्यादा हाई था, बिकॉज जो पुअर पीजेंट्स होते हैं उनके पास खुद की लैंड तो होती नहीं है, दे हैव टू टेक अ लैंड, ए पीस ऑफ लैंड, ठीक है, ऑन रेंट, रेंट के ऊपर लेना पड़ता है उनको। तो लैंड जो रेंट था वो पे करते थे किसको, लैंडलॉर्ड्स को, और उसकी जो अमाउंट थी दैट वाज वेरी हाई। तो उसके अगेंस्ट कि रेंट की जो अमाउंट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उन्होंने इस पर्पज़ को लेकर, इस नोशन को लेकर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो स्टार्ट किया, और साथ में उन्होंने कुछ रेडिकल मूवमेंट्स भी करने शुरू कर दिए जिसमें उन्होंने वायलेंस का जो यूज़ किया, ठीक है। तो वायलेंस का यूज़ करने के कारण जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के कुछ मेंबर्स जो उनसे डिससेटिस्फाइड थे, उन्होंने पुअर पीजेंट्स का जो था कॉपरेशन उनके साथ नहीं किया, बिकॉज जो कांग्रेस के मेंबर थे उनके वायलेंट मूवमेंट से क्या थे, अनहैप्पी थे, ठीक है जी। तो ये था हमारा जो पार्ट हमारा आ जाता है दैट इज अबाउट द कंट्री साइड। नाउ जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द टाउन्स, के टाउन्स में कैसे जो इंडस्ट्रियल ऑनर्स थे या फिर इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, उन्होंने किस पर्पज़ को लेकर, ठीक है, किस ऑब्जेक्टिव को लेकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो पहले बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल ऑनर्स के बारे में। इंडस्ट्रियल ऑनर कौन थे, ठीक है, उन्होंने अपनी एक जो एसोसिएशन बनाई थी जिसको हम फिकी कहते हैं, दैट इज इन 1927 में, ठीक है। तो उन्होंने ये एसोसिएशन क्यों बनाई, क्योंकि मोस्टली जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे वो कांग्रेस के लीडर्स को, ठीक है, साथ ही में हम कह सकते हैं कि जैसे उन्होंने पार्टी को कुछ ना कुछ पैसा डोनेट करते रहते थे, क्योंकि उस टाइम में पार्टीज़ को, ठीक है, अपने इलेक्शंस के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती थी। तो वो इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा की जाती थी, उन्हीं जो इंडस्ट्रियल हमारे थे, ऑनर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे बड़े बड़े, ठीक है, जिसमें हमने नाम भी लिखा है, जी.डी. बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर, ठीक है। कुछ ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो कि किसको सपोर्ट करते थे, हमारी उस टाइम की कांग्रेस पार्टी को, जो या फिर अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी होती उनको भी सपोर्ट जो था वो किसके द्वारा किया जाता था, इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा ही किया जाता था। तो उन्होंने किस पर्पज़ के द्वारा, ठीक है, उनका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था मूवमेंट को ज्वाइन करने का। उनका मेन यही ऑब्जेक्टिव था कि उस टाइम में जो ब्रिटिशर्स की गुड्स थी, ठीक है, जो ब्रिटेन में बनती थी फिनिश्ड गुड्स, उनको इंपोर्ट किया जाता था हमारे इंडिया में, और उसकी जो डिमांड थी वो भी बहुत ज़्यादा हाई थी, जिसके कारण हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी, इंडियन की इंडस्ट्रीज़ थी, वो क्या होनी शुरू हो गई, धीरे धीरे डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी। तो उनका जो मेन पर्पज़ था वो यही था कि जो बाहर से गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है उनको कम कर दिया जाना चाहिए, या फिर उनके ऊपर कोई ऐसा हैवी टैक्स लगा दिया जाए ताकि उनकी जो डिमांड है, डिमांड भी कम हो जाए और एक्सपोर्टेशन जो है वो भी कम हो जाए। तो उन्होंने इस पर्पज़ को लेकर, ठीक है, उनकी इम्पोर्ट्स क्या थे उस टाइम में, बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने ज्वाइन किया टू रिड्यूस द इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है, कि गुड्स जो इम्पोर्ट होती हैं उनको रिड्यूस कर देना चाहिए। तो उसमें जो मेन हमारे आ जाते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जी.डी. बिरला एंड पुरुषोत्तम दास। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स की। इंडस्ट्रियल वर्कर्स क्या था, वो पर्सन जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। ऑब्वियसली क्या होता है कि जो ऑनर्स होते हैं और जो काम करने वाले होते हैं लेबरर्स, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहती है। तो जो हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनके पीछे भी क्या था, ऑपोजिशन चल रहा था, ऑनर वर्सेस वर्कर्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेटेड बाय अडॉप्टिंग द
गांधीयन आइडिया। उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन उन्होंने गांधी जी की फिलॉसफी को मानकर, उनकी आइडियाज़ को मानकर ही इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया। वो कैसे? जैसे कि उन्होंने जो बाहर की गुड्स थी उनका बॉयकॉट कर दिया, ठीक है, खादी यूज़ करने लग गए। लेकिन प्रॉब्लम बाद में क्या आई कि जो खादी का कपड़ा था दैट वॉज वेरी, ठीक है, ऑफ हाई वैल्यू, दे वर नॉट एबल टू पे दैट मच वैल्यू, सो दैट्स वाई उन्होंने फिर से क्या करना शुरू कर दिया, जो बाहर से हमारा ब्रिटेन से कपड़ा बन के आता था। बट उन्होंने फिर भी कोई भी प्रोसेशन किया तो उसको वायलेंटली तरीके से नहीं, नॉन वायलेंटली तरीके से ही उसमें पार्टिसिपेट किया। तो इस तरीके से जो हमारे फैक्ट्री वर्कर्स थे या इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, वो चाहते थे कि उनकी जो वेजेस हैं, उनका जो काम करने का तरीका है, काम करने की जो वर्किंग आवर्स हैं, उनको कम कर दिया जाए और जो वेजेस हैं वो क्या कर दी जाए, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो फुलफिल हो जाए, इतनी कर दी जाए। तो इस नोशन को लेकर जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, ठीक है, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। बट इन सब में एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो जितने भी पर्सन थे, चाहे वो इंडस्ट्रियल ऑनर्स थे या फिर हम कह सकते हैं जो लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, जब पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया गया एट दैट टाइम इन्होंने बहुत ही एनकरेज के साथ, ठीक है, मतलब बहुत एनकरेज थे उस टाइम में उसको मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए। बट जब गांधी जी ने इसको क्या कर दिया था, कॉल ऑफ कर दिया था, जब गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था 1931 में, तो उसके बाद इसको दोबारा से रीलॉन्च किया गया। तो उस टाइम क्या प्रॉब्लम आ गई कि इनके अंदर इतनी ज़्यादा उत्साह नहीं था कि दोबारा से इस मूवमेंट को वो ज्वाइन करें। उन्होंने ज्वाइन तो किया बट उतना पार्टिसिपेशन नहीं किया जितना कि फर्स्ट टाइम इन्होंने किया था। तो उसके बाद हमारा आ जाता है वीमेन का, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो हमारा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें हमने कभी भी कहीं पे भी नहीं ये बात बताई थी, या उसमें हमने पढ़ा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वीमेन ने पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहले जो वीमेन ने पार्टिसिपेट किया था, मैं आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बता के हटी हूँ कि जो वीमेन ने पार्टिसिपेट किया था वो सबसे पहले सॉल्ट मार्च में किया था। गांधी जी ने जब सॉल्ट बनाया, सॉल्ट को प्रोड्यूस किया, उसको मैन्युफैक्चर किया, तो उन्होंने 78 फॉलोअर्स को लेकर दांडी यात्रा की थी। तो उन 78 फॉलोअर्स में कुछ ऐसी वीमेन भी थी जिन्होंने गांधी जी का साथ दिया, ठीक है, पैदल यात्रा की और वहाँ पे जाकर सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया। तो वो क्या चाहती थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया सॉल्ट मार्च में, ठीक है, और कुछ उसमें से ऐसे पर्सन्स भी थे, कुछ ऐसी वीमेन भी थी जो कि जेल में भी गई, ठीक है, जिनको पकड़ दिया गया। एंड किसमें बिलीव करती थी वो, सेक्रेड ड्यूटी फॉर देम। उनका ये मानना था कि हमारे कंट्री को आज़ाद कराना भी उनका एक धर्म है, ठीक है, तभी वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती थी कि अगर हमारा कुछ ना कुछ इसमें रोल प्ले होगा तो वो हमारे लिए एक अच्छी बात होगी, प्राउड मूवमेंट होगा, ताकि हम अपने कंट्री को आज़ाद करने में हमारा जो पार्टिसिपेशन है। तो इस व्यू को लेकर उन्होंने, जो वीमेन थी उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा मूवमेंट था जिसमें वीमेन ने पार्टिसिपेट किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में या फिर सिविल डिसोबीडियंस में। तो आपका जो आंसर रहेगा वो सिविल डिसोबीडियंस रहेगा, नॉन कोऑपरेशन में वीमेन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है जी। तो उन्होंने इसको सिम्बलाइज जो उनका सोसाइटी में, अब हमने बात की है कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनकी एक ड्यूटी थी, मतलब क्या था, उन्होंने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया था। बट फिर भी जो गांधी जी थे वो ये भी चाहते थे कि जो एज अ वीमेन उनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टूवर्ड्स देयर फैमिलीज़, ठीक है, कि अपने बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा दिलाएं, वो घर का काम करें, ठीक है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि चाहे वीमेन ने घर से बाहर निकलकर मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था, बट फिर भी सोसाइटी में जो उनका सिंबल था वो इतना ज़्यादा उनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं थी जितनी के होनी चाहिए थी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इसके बारे में, ठीक है, हर सेक्शन के बारे में इसको डिफाइन कर लिया है कि किसी ने भी, चाहे वो पुअर पीजेंट्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में वर्कर्स और उनके ऑनर्स आ जाते हैं, वीमेन आ जाती हैं, उन सब के जो नोशंस थे, उन सब के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो डिफरेंट थे, ठीक है। कोई हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट इसमें जा रहा था, किसी को जो इम्पोर्टेड गुड्स थी, ठीक है, उनको रिड्यूस करने के पर्पज़ से। तो इस तरीके से उनका जो मेन मोटिव था वो यही था कि ब्रिटिशर्स को किसी ना किसी तरीके से हमारी कंट्री से निकाल दिया जाए। तो ये था आपका टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम इसकी लिमिटेशंस को कवर करेंगे और उसके बाद हम कवर करेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसऑर्डर